बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का जो दौर था, काफ़ी अरसे के बाद ये दोनों ममालिक एक जगह यकजा हुए थे। यानी फिर ओमान के शहर मस्कत में जो मुज़ाकरात हुए थे इन दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान, अब उसके बाद यानी उसके तकरीबन 3 दिन के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से इन मुज़ाकरात के हवाले से कुछ अहम बयानात या स्टेटमेंट शाया हुए हैं। क्या स्टेटमेंट में उसकी तरफ चलते हैं। Iranian Supreme Leader Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. The action taken in the initial steps of the Oman talks were good, and from here on, this must be pursued carefully. The red lines are clear. They are clear for the other sides, and they are clear for us too. अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने उस मुज़ाकरात के हवाले से एक अहम बयान जारी किया है, जिसमें एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, यानी एक तरफ तो इस बात का इंदिया दिया जा रहा है कि ओमान में जो भी मुज़ाकरात अमरीकी टीम्स के दरमियान और उसके साथ साथ ईरानी डेलीगेशन के दरमियान वक़ूफ़ पजीर हुए थे, बावजूद इसके कि ये बराह रास्त मुज़ाकरात तो नहीं थे, यानी फिर ईरानी और अमरीकी जो डेलीगेशंस थे आमने सामने बैठकर ये मुज़ाकरात नहीं हुए इनके दरमियान, क्योंकि ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इन दोनों वफूद के दरमियान सालिसी का किरदार अदा किया था। यानी फिर जो पैगाम रसानी का सिलसिला था उसके अंदर ओमान की फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी। लेकिन अब आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से ये वाज़ेह इशारे सामने आ रहे हैं कि ये जो पहला दौर था इस मुज़ाकरात का, ये अच्छे तरीके से या अहसन तरीके से सर हो चुका है, और अब आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से एक बात की तंबीह भी की जा रही है। यानी फिर अब जो मुज़ाकरात होंगे अमेरिका और ईरान के वफूद के दरमियान, उसके अंदर बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है। ये इस बात का इज़हार आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से किया जा रहा है। साथ साथ इस वक्त जो ईरान की वज़ा करदा रेड लाइन्स हैं उसके बारे में भी आयतुल्लाह खामनाई जो है इस स्टेटमेंट के अंदर इजहार कर रहे हैं कि वो तमाम रेड लाइन यानी जिनके ऊपर ईरान इस मुज़ाकरात से किसी भी वक्त विड्रॉ हो सकता है, वो दूसरी पार्टी यानी अमेरिका के ऊपर भी वाज़ेह है, और इसके साथ साथ ईरान की वफूद को भी इन रेड लाइंस का इल्म है। यानी फिर जो भी मुज़ाकरात अमेरिका से किए जाएंगे और जो भी ईरानी डेलीगेशन इन मुज़ाकरात के अंदर इन्वॉल्व होगा, उनको अपनी रेड लाइंस का भी इल्म है, और फिर सामने वाली पार्टी या सामने जो डेलीगेशन मौजूद होगा यानी फिर अमेरिकी वफूद को भी उन रेड लाइंस का पास रखना पड़ेगा, वरना फिर ये मुज़ाकरात जो है वो किसी गलत राह की तरफ जा सकते हैं। तो इस वक्त ईरान और अमेरिका के बिलवास्ता मुलाकात या मुज़ाकरात के तकरीबन 3 दिन के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का ये बयान आना इस बात को वाज़ेह कर रहा है कि ईरान इस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पे बैठने के लिए तैयार हो चुका है, और आने वाले वक्तों में जो जंग होगी वो डिप्लोमेटिक तरीके से ईरान लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो इस वक्त शराइत अमेरिका की तरफ से ईरान को दी गई थी वो ये भी थी कि ईरान का जो 60% अफसूदा यूरेनियम है वो किसी थर्ड कंट्री को जो है वो ईरान दे देगा, और वक्त की ज़रूरत जो है वो वहाँ से वापस लिया जाता है। इस शर्त को ईरान की तरफ से यकसर तौर पे मुस्तरद कर दिया गया है। यानी फिर ईरान के अंदर जो भी अफसूदा यूरेनियम मौजूद है ईरान ही उसको अपने अंडर कंट्रोल रखेगा, और वो ईरान से यूरेनियम बाहर किसी मुल्क को फराहम नहीं किया जाएगा। अब अगर आपको पिछले तारीख के पन्नों में लेके चलें तो इसी तरह की एक डील अमेरिका ने लीबिया के साथ भी की गई थी, और लीबिया को भी डिसआर्मामेंट की तरफ, जौहरी डिसआर्मामेंट की तरफ ले जाया गया था, और इन मुज़ाकरात के ज़रिए लीबिया के सदर मोअम्मर कज़्ज़ाफ़ी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, और वो गलती ये थी कि अपना जो अफसूदा यूरेनियम था वो दूसरे ममालिक को दे दिया, और फिर उसके बाद लीबिया का ज़वाल शुरू हुआ। मोअम्मर कज़्ज़ाफ़ी को एक कूप के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया, और आज भी लीबिया उन हालात से निमट रहा है, अब तक उभर कर दोबारा सही ट्रैक पर वापस नहीं आ चुका है। तो अब ईरान की तरफ से ये गलती जो है वो इनके जहन में थी, और इन्होंने उस गलती को दोहराने से बेहतर ये समझा कि जो चीज़ें इस वक्त ईरान के पास मौजूद हैं उनको किसी भी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं किया जाएगा। यानी फिर जो इस वक्त 60% अफजूदा हालत में ईरान के पास यूरेनियम मौजूद है वो ईरान किसी भी दूसरे मुल्क को फराहम नहीं करेगा अमरीकी रिक्वेस्ट के ऊपर। साथ ही साथ इस वक्त जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ी वस्ता में नामजद मंदूब स्टीव विटकॉफ है, उसकी तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं कि यानी फिर जो आगे बातचीत या मुज़ाकरात का सिलसिला ईरान में शुरू होगा या ईरान से शुरू होगा, उसके अंदर एक तरफ तो जो अफजूदगी का प्रोग्राम है उसकी तस्दीक के हवाले से बात की जाएगी। यानी इस वक्त ईरान कितना यूरेनियम जो है वो अफजूदा कर रहा है, कि आया एटम बम बनाने की तैयारी की जा रही है उस हवाले से, या ईरान इस यूरेनियम को जो अफजूदा कर रहा है ये
सिविलियन मकासद के लिए कर रहा है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो ईरान का वेपन या मिसाइल प्रोग्राम है, इस हवाले से भी आने वाले वक्तों में अमरीकी जो है वो ईरानियों से मुज़ाकरात कर सकते हैं। तो इस वक्त इन बातों का इजहार स्टीव विटकॉफ जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मशरिक़ वस्ता के ऊपर जो है नामज़द किया जाने वाला मंदूब है, उसकी तरफ से भी बातें सामने आ रही हैं। और ये वही शख्स है जो कि अमरीका और ईरान के इस मुज़ाकरात के अंदर अमरीकी टीम को या अमरीकी वफ्द को लीड कर रहा था। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस चैनल को फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस ना कर सकें। अब इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हमास की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट शाया हुआ है, जिसके अंदर इस वक्त जो हमास की लीडरशिप है वो किस तरह से आगे बढ़ने की तरफ जा रही है, उस हवाले से बयान शाया किया गया है। द इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास अफर्म दैट द मूवमेंट leadership is studying with great national responsibility the proposal it received from the brothers mediator and will submit its response as soon as possible once the necessary consultations are completed. The movement reiterates its firm position that any further agreement must achieve a permanent ceasefire, a complete withdrawal of the occupation forces from Gaza Strip, and a genuine prisoner exchange deal. The beginning of a serious process to rebuild what the occupation has destroyed and the lifting of the unjust siege on the people in the Gaza Strip. अब इस वक्त इस्लामी मज़ाहिमती तंजीम हमास की तरफ से ये बयान शाया हुआ है कि इस वक्त हमास की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इन चीज़ों को बहुत अहसन तरीके से देख रही है, और उसके साथ साथ जो सालिसी का किरदार अदा करने वाले मुसलमान ममालिक हैं जिनमें कतर शामिल है, उनकी तरफ से जो इस वक्त सीज़ फायर का प्रपोजल दिया गया है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंसल्टेशन के बाद जो है वो जवाब दिया जाएगा इन मीडिएटर्स को या इन सालिसी ममालिक को। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो हमास की मूवमेंट है वो मुकम्मल तौर पे एक तवील या मुकम्मल सीज़ फायर की तरफ जाने का जो है वो प्लान रखती है, यानी फिर एक ऐसा सीज़ फायर हो कि जिसकी खिलाफ वर्जी इसराइल की तरफ से ना की जा सके, और इसके साथ साथ इसराइली फ़ौजों का गज़ा से मुकम्मल तौर पे इनखला होना चाहिए, और एक जामे और मुकम्मल एक सही मानों में प्रिजनर एक्सचेंज डील हो, जितने भी कैदी हैं उनका जो तबादला हो वो बिल्कुल सही बुनियादों पे होना चाहिए, यानी फिर जो इस वक्त इसराइली हमास कैद में हैं वो आज़ाद किए जाएंगे। जबकि इसके अलावा जो इसराइली जेलों में, इसराइली अकूमत खानों में फ़लस्तीनी काफ़ी सालों से कैद हैं, महसूर हैं, उनकी आज़ादी के परवाने भी इसराइल की तरफ से जारी किए जाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी है कि इस वक्त जिस तरह से तबाही मचाई गई है गज़ा के अंदर, जिस तरह से इस वक्त गज़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर इसराइली फ़ौजों की तरफ से तबाह किया जा चुका है, मलिया मेट किया जा चुका है, ज़मीन बोझ किया जा चुका है, उसकी दोबारा बनने का आगाज़ होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो एक अनजस्ट सीज़ यानी एक जो मुहासरे की सी कैफियत है गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों पे, उसको भी इसराइल की तरफ से उठाया जाए तो फिर ये मामला किसी आगे की तरफ बढ़ सकता है और हमास फिर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकती है। जबकि इसराइल की तरफ से कुछ खबरें ये भी इस वक्त सामने आ रही हैं कि उन्होंने जो मीडिएटर्स हैं यानी कि जो सालिसी हैं ममालिक हैं जिसमें कतर शामिल है, इसके साथ साथ मिस्र शामिल है, उनको ये भी पैगाम भिजवाया है कि हमास को ये पाबंद किया जाए कि वो अपना असलहा जो है वो विड्रॉ कर दें, डिसआर्म हो जाए, और उसके बाद ही किसी लॉन्ग टर्म सीज़ फायर मुआहदे के ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। अब अगर इस तनाजुर में बात करें तो 1982 का एक वाक़या याद आ जाता है, जब फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि लबनान से ऑपरेट करती थी उसके खिलाफ इसी तरह का एक मुनज़्ज़म जाल बिछाया गया, उनको डिसआर्म किया गया, और उनको फिर डिसआर्म करने के बाद उनका एक नस्ल कुशी की गई, उनका एक कत्लेआम किया गया। बात है 1982 की, जिनोसाइड वक़्फ़ पजीर हुआ बैरूत के अंदर, और जहाँ पर दो इलाके थे जिनका नाम शतीता और साबिरा नेबरहुड था, वहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ साथ लबनानियों का कत्लेआम किया गया, और उन कत्लेआम में लबनानी फ़ौजों के साथ ऐसी फ़ौज जो कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड फ़ौजें थीं, उनके साथ साथ इसराइली फ़ौजों ने भी भरपूर किरदार अदा किया, और तकरीबन 2000 से लेकर 3500 फ़लस्तीनियों और लबनानियों को चुन चुन के मारा गया, जिसमें उन्होंने तकरीबन 3500 लबनानियों और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया, उनकी नस्लकुशी की। और उसके अंदर भी यही हुआ था कि उन फ़ौजों से यानी फिर फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हथियार डालने का कहा गया था कि अगर वो हथियार डाल देते तो फिर आलमी जो ताकतें थीं उनकी तरफ से ये गारंटी दी गई थी कि उनके जो लोगों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जैसे ही उनकी तरफ से ये हथियार डाले गए उसके चंद हफ्तों के बाद ऑपरेशन शुरू होता है, जिसके अंदर इसराइल की काबिज फौजें भी हिस्सा लेती हैं, और फिर उसके नतीजे में 2 दिन के अरसे यानी 16 से 18 सितंबर 1982 के दौरान तकरीबन 3500 फ़लस्तीनियों को और लबनानियों को बेदर्दी से
उनके ही शहर बैरूत के अंदर शहीद कर दिया जाता है और फिर उसको जो है एक जीनोसाइड से तस्वुर किया जाता है। तो ये इस वक्त जीनोसाइड है, साबिरा और शतीता नामी इलाकों का जीनोसाइड कहलाता है, साबिरा और शतीता मैसाकार। इसके ऊपर आप जाके पढ़ भी सकते हैं। तो वही कैफियत इस वक्त गजा के लिए अंदर हमास के साथ की जा रही है, यानी फिर हमास को एक तरह से डिसआर्म करने की बातें की जा रही हैं। और अगर हमास अपना असलहा विड्रॉ कर देते हैं तो उनके पास भी सिक्योरिटी के हवाले से कुछ नहीं होगा। इस वक्त वैसे तो जितनी भी अरब ममालिक और आलमी ताकतें हैं हमास पे यही जोर दे रही हैं कि तुम जो है अपने असलहे को विड्रॉ कर दो, हथियारों को इसराइल के हवाले कर दो, ताकि फिर इसराइल इस सीज फायर या टूस के ऊपर अमल दरामद कर सके। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होगी। अगर हमास ने अपना असला विड्रॉ कर दिया तो फिर उनकी सिक्योरिटी के लिए कोई भी सामने नहीं आएगा और फिर हमास के खिलाफ एक और शदीद क्रैकडाउन, जो कि इस मैसाकार या इस कत्लेआम से भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा, जिसके अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा सकता है, वो कैफियत सामने आ सकती है। तो अब इस वक्त एक और जो है रुकावट ये खड़ी हो चुकी है कि इसराइल की तरफ से हमास के ऊपर ये दबाव दिया जा रहा है कि अपने असलहे को हमारे हवाले कर दो, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे डिसआर्म हो जाओ। लेकिन हमास की तरफ से इस प्रपोजल को मुकम्मल तौर पे यकसर तौर पे मुस्तरद कर दिया गया है। अब इसके साथ साथ इस वक्त बात करते चलें कि इस वक्त जो ट्रेड वॉर है चाइना और अमेरिका के दरमियान, वो चाहे एक तरफ तो ये लग रहा हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी पॉलिसीज़ के अंदर अब नरमी लेके आ रहा है, लेकिन चाइना ने अब वाज़ेह तौर पे अमेरिका से ऐलान जंग कर दिया है। इस वक्त ताज़ा तरीन जो अपडेट सामने आ रही हैं, इस वक्त अमेरिका की एक बहुत बड़ी जहाज़ बनाने वाली कंपनी बोइंग, उसके ऑर्डर्स को अब चाइनीज़ एयरलाइन कंपनियों ने कैंसिल करना शुरू कर दिया। यानी फिर वो तमाम जहाज़ जो कि ये अमेरिकी कंपनियां चाइना की एयरलाइंस को फराहम करने वाली थी, चाइना ने अब इन जहाज़ों को रिसीव करने से माजरत कर ली है। चाइना ऑर्डर्ड इट्स एयरलाइन नॉट टू टेक एनी फर्दर डिलीवरीज ऑफ बोइंग प्लेन्स। चाइना इज प्रिवेंटिंग इट्स एयरलाइन फ्रॉम रिसीविंग शिपमेंट ऑफ बोइंग एयरक्राफ्ट एज अ पार्ट ऑफ इट्स ट्रेड वॉर विद वाशिंगटन। अब एक तरफ तो ये हुआ है कि चाइना ने अपनी उन तमाम मुल्क की एयरलाइंस को जो कि चाइना में ऑपरेट करती थी और अमरीकी साख्ता बोइंग के तैयारे इस्तेमाल करती थी अपने फ्लीट के अंदर, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है और उनको ममानियत कर दी है, उनको मना कर दिया है कि वो तमाम चाइनीज़ एयरलाइन अब अमेरिकी कंपनी बोइंग के बनाए हुए तैयारे उनकी डिलीवरीज नहीं लेंगी। यानी फिर ये तमाम तैयारे अमेरिकी कंपनी बोइंग की तरफ से बना तो दिए गए हैं, लेकिन अब चाइनीज़ एयरलाइन ने इनको हासिल करने से माजरत कर ली है, एक तरह से इस डील को कैंसिल कर दिया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो इस वक्त चाइना की बहुत सारी ऐसी एविएशन कंपनियां भी हैं जो कि इस वक्त स्ट्राइक कर रही थी, और अब जबकि ये चाइना की तरफ से एक ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है, बोइंग के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है कि अब उसके कोई भी नए जहाज़ चाइनीज़ एयरलाइन की फ्लीट में शामिल नहीं होंगे। तो अब चाइनीज़ कंपनियों के लिए एडवांटेज होगा कि अब वो चाइनीज़ कंपनी अपने बनाए हुए जहाज़ चाइनीज़ एयरलाइंस को देंगी, जिसके ज़रिए वो पूरी दुनिया में फ्लाई करेंगे और फिर चाइना की एविएशन मार्केट जो है वो पूरी दुनिया में उसकी तशहीर होगी और उसके बाद चाइना को इन जहाज़ों के ऑर्डर मिलना भी शुरू हो सकते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि चाइना मुकम्मल तौर पे इस ट्रेड वॉर के अंदर तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ तो कुछ ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि वाशिंगटन के अंदर जो चाइनीज़ एम्बेसी है उसकी तरफ से अब इस तरह के बयान आए हैं कि चाइना इस वक्त अमेरिका से किसी भी मुहाज के लिए तैयार है, चाहे फिर वो ट्रेड का मुहाज हो, चाहे फिर वो टैरिफ की जंग हो या इसके अलावा कोई भी किस्म की जंग हो। चाइना इस वक्त अमेरिका से किसी भी मुहाज पर लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। तो अब ये आने वाला वक्त ही तजवीज़ करेगा कि चाइना किस तरह से इन धमकियों को अमली जामा पहनाता है और क्या इस वक्त दुनिया वाकई चाइना और अमेरिका की कन्फ्रंटेशन देख रही है। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।